नमस्कार। मानव रोगों के पश्चात इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे कृषि और मृदा की, जिसके अंतर्गत कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम समझेंगे। यह चैप्टर ईवीएस की परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शुरू करने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको इसके नोट्स बनाने में आसानी हो। चलिए तो शुरू करते हैं। एक कृषि, जिसको हम इंग्लिश में एग्रीकल्चर कहते हैं, एग्रीकल्चर जो शब्द है उसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्दों से हुई है। कृषि, जिसको हम अंग्रेजी में एग्रीकल्चर कहते हैं, इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्दों एगर या एग्री अर्थात मृदा तथा कल्चर अर्थात कल्टीवेशन। यहाँ लिखा हुआ नहीं है, कल्टीवेशन का मतलब है जोतना। इसका मतलब है कि एग्रीकल्चर का मतलब है मिट्टी को जोतना। चूँकि कृषि के दौरान हम क्या करते हैं, मिट्टी को जोतते हैं, तो उसमें बीज इत्यादि डालते हैं, पानी देते हैं। इसके बाद क्या होता है, हमारे पौधे उगाते हैं जिनसे हमें भोजन की प्राप्ति होती है। तो एग्रीकल्चर एक पूरा प्रोसेस है जिसके अंतर्गत हम मिट्टी को जोतते हैं, उसमें बीजों को दबाते हैं, नियमित अंतराल पर पानी देते हैं, खाद इत्यादि देते हैं और बाद में हमें उससे फसल की प्राप्ति होती है जिससे हम अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। देखिएगा, कृषि एक प्राथमिक क्रिया होती है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, ध्यान रखिएगा। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की जब भी बात करते हैं तो तीन क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र होते हैं। जब मैं आपको कोर इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा तब इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन यहाँ थोड़ा समझ लीजिएगा कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में तीन क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक अर्थात प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। तो याद रखिएगा, प्राइमरी सेक्टर में कृषि इत्यादि आ जाते हैं। तो कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। इसमें करते क्या है, जिसमें भू संसाधनों का, भू संसाधन अर्थात आपकी मिट्टी, आपकी ज़मीन, भू संसाधनों का इष्टतम प्रयोग करते हुए, इष्टतम का मतलब है मैक्सिमम, इष्टतम का मतलब है कि आपके जो भू संसाधन है उसका आप मैक्सिमम प्रयोग कर रहे हैं, करते हुए फसलों को उगाया जाना, फलों को, सब्जियों को, फूलों को उगाना तथा पशुपालन भी शामिल किया जाता है। याद रखिएगा, कृषि के अंतर्गत पशुपालन की क्रियाएं भी आ जाती हैं। तभी आपने देखा होगा चैप्टर का नाम अक्सर कृषि और पशुपालन होता है। एग्रीकल्चर के अंदर ही आप देखेंगे पशुपालन को भी शामिल किया जाता है। और इसके अलावा कृषि के अंतर्गत फसलों को उगाना, फलों, सब्जियों, फूलों इत्यादि को उगाना भी कृषि के अंतर्गत आता है। तो आपने देखा, कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जिसमें भू संसाधनों का इष्टतम का मतलब है मैक्सिमम प्रयोग करते हुए, मैक्सिमम प्रयोग करते हुए फसलों, फलों, फूलों, सब्जियों को उगाना तथा पशुपालन को शामिल किया जाता है। अब देखिएगा, बात करेंगे कृषि के चरण की। कृषि कितने चरणों में कंप्लीट होती है। इसके अलावा यहाँ पे हम ये भी देखेंगे कृषि के कितने टाइप होते हैं। जनरली जब भी हम कृषि की बात करते हैं तो कृषि के दो मोटे टाइप होते हैं। पहला निर्वाह कृषि और दूसरा वाणिज्यिक कृषि। निर्वाह कृषि का मतलब है जब कोई किसान एक छोटे से भूभाग पर अपने परिवार के पेट पालने के लिए खेती करता है, उसे निर्वाह कृषि कहते हैं। और जब एक बड़े भूभाग पर लाभ कमाने के उद्देश्य से खेती की जाती है उसे वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। वो इसके अगले सेक्शन में बात करेंगे कृषि कितने टाइप होते हैं। और निर्वाह कृषि भी कई तरह से होती है, आपने सुना होगा स्थानांतरित खेती, झूम खेती, कई सारी बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं कि कृषि कितने स्टेप्स में पूरी की जाती है, किन किन चरणों में कृषि की क्रिया को संपन्न किया जाता है। तो सबसे पहला चरण है मिट्टी तैयार करना अर्थात जुताई। कृषि करने से पहले सबसे पहला काम क्या होगा, जुताई करनी होगी। जुताई में हम करते क्या हैं, फावड़े की सहायता से, कुदाल की सहायता से, या आपने देखा होगा अब तो ट्रैक्टर इत्यादि की सहायता से मिट्टी को क्या करते हैं, जोत लेते हैं। जोतने का मतलब है मिट्टी को पोला कर लेना, भुरभुरा कर लेना। इससे क्या होगा कि मिट्टी, मान लीजिए आपका कोई खेत है और वो खेत पूरी तरह से, उसकी ज़मीन जो है ठोस है, तो ना तो उसके अंदर बीज जाएगा ना आसानी से पानी जाएगा। हम क्या करते हैं, ट्रैक्टर इत्यादि की सहायता से, बैल की सहायता से जोत लेते हैं। जोतने से कई फायदे होते हैं। पहला तो मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, जिसे हम पोला कहते हैं ना, थोड़ी सी पोली हो जाती है, उसमें अंदर बीज को रखना बड़ा आसान हो जाता है। इसके अलावा जोतने से एक फ़ायदा और होता है कि मिट्टी के अंदर जो पोषक तत्व हैं, मिट्टी के अंदर जो पोषक तत्व हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश इत्यादि, वो सब ऊपर आ जाते हैं, जिससे कि जो हमने बीज डाला है उसको विकसित होने के लिए, उस पौधे को विकसित होने के लिए प्रॉपर खनिज इत्यादि मिल सकें। तो आप देख रहे हैं मिट्टी तैयार करना पहला चरण है। पहले चरण में मिट्टी को पोला या भुरभुरा बनाया जाता है, अर्थात जुताई के द्वारा मिट्टी को पोला या भुरभुरा बनाया जाता है। इसमें मिट्टी के पोषक तत्व ऊपर आ जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जोतने से मिट्टी के जो पोषक तत्व हैं वो ऊपर आ जाते हैं। ध्यान रखिएगा, हल से, कुदाल से या कल्टीवेटर की सहायता से जुताई की जाती है। जैसा कि मैंने बताया, हल की सहायता से, अगर आप देखेंगे जिस एरिया में लोगों के पास ज़्यादा संसाधन नहीं है तो हल रख लेते हैं बैलों के कंधे पर, और उसकी सहायता से, कुदाल की सहायता से, या कल्टीवेटर का मतलब है जो आपने देखा होगा
ट्रैक्टर के पीछे जो लगे होते हैं, एरो जैसे लगे होते हैं, उनकी सहायता से जुताई की जाती है। दूसरा जो चरण है वो है बुआई। बुआई का मतलब है कि मिट्टी जुत के तैयार है, यानी मिट्टी को भुरभुरा कर लिया गया है, मिट्टी के पोषक तत्व तो ऊपर आ गए हैं। अब उसमें जुताई करेंगे। जुताई का मतलब है कि हम उसमें बीजों को अंदर रखेंगे। तो देखिए, मिट्टी में बीज बोना, मिट्टी में बोझ बोना, ये सबसे महत्वपूर्ण चरण है। ध्यान रखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण चरण है। अच्छी गुणवत्ता के लिए बीज कीप या सीड ड्रिल जैसे यंत्रों का उपयोग किया जाता है। आप चित्र में देख पा रहे हैं, बीज कीप या सीड ड्रिल जैसे यंत्रों का उपयोग करते हैं। देखिएगा, नॉर्मली आपने देखा होगा कि किसान क्या करते हैं, अपनी एक झोली में बीज भर लेते हैं और वो फेंकते हुए जाते हैं उसे खेत में, देखा होगा आपने इस तरह से। लेकिन इससे नुकसान क्या होता है कि बीजों को नियमित अंतराल पर नहीं रख पाते, कहीं बीज कम होते हैं, कहीं ज़्यादा होते हैं। लेकिन जब इन यंत्रों का हम प्रयोग करते हैं, किस किस को प्रयोग करते हैं, बीज कीप, एक कीप में बीज भरे होते हैं, या सीड ड्रिल जैसी मशीनों को हम यूज करते हैं, तो हमारे जो बीज हैं वो नियमित अंतराल पर, यानी कि बीजों के बीच प्रॉपर गैप रहता है और बिल्कुल सही गहराई में जाकर वो नीचे दब जाते हैं मिट्टी में। तो इन यंत्रों का उपयोग करने से बुआई ज़्यादा अच्छी हो जाती है। बीजों के बीच न्यूनतम दूरी सुनिश्चित करना, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि आपने बीज बहुत सारे इकट्ठे एक ही जगह डाल दिए, क्योंकि अगर आपने बहुत सारे बीजों को इकट्ठा एक ही जगह डाल दिया है तो उनकी प्रॉपर वृद्धि नहीं हो पाएगी। क्योंकि मान लीजिए एक स्थान पर बहुत सारे बीज हैं, तो उस स्थान के सारे खनिज उन सब में आपस में बढ़ जाएंगे, तो प्रॉपर खनिज एक बीज को नहीं मिल पाएगा। इसलिए बीजों के बीच न्यूनतम दूरी होना अनिवार्य है, जिससे कि समान रूप से उन्हें क्या मिले, सूर्य का प्रकाश मिले, मिट्टी के पोषक तत्व और पानी उन्हें इत्यादि समान रूप से मिल जाए। इसलिए बुआई के दौरान सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम बीजों को एक निश्चित दूरी पर रखें, ताकि सभी बीजों को समान मात्रा में पानी, पोषक तत्व, सूर्य का प्रकाश इत्यादि मिल जाए। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, तीसरा जो मेजर स्टेप है कृषि में, पहला था मिट्टी को तैयार करना, था जुताई, दूसरा था बुआई, तीसरा है खाद व उर्वरक देना। देखिए, खाद और उर्वरक, खाद जिसे हम कंपोस्ट कहते हैं और उर्वरक जिसे हम फर्टिलाइज़र कहते हैं, समझ लीजिएगा दोनों का अंतर। नॉर्मली हमने एक ही समझ लेते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। खाद का मतलब है जीव जंतुओं के कचरे से, पेड़ पौधों के कचरे से तैयार की गई खाद। आपने देखा होगा कि खेत में, गांव में क्या होता है, जब घर में पशु इत्यादि होते हैं तो महिलाएं या पुरुष उसके गोबर को एक जगह ढेर लगा देते हैं। कहते हैं ना, गोबर का ढेर लगा दिया है ना। उसे कुछ स्पेसिफिक वर्ड, उसे घूरा कहते हैं, घूरा हमारे लोकल लैंग्वेज में। उत्तर भारत में, मैं यूपी से हूँ, तो यूपी के एरिया में उसे घूरा कहते हैं। उस पर क्या करते हैं, बहुत सारा गोबर डाल देते हैं, घर में छोटे मोटे पेड़ पौधे के पत्ते तय सब उस पर डाल देते हैं। तो धीरे धीरे वो क्या होता है, सब मिक्सअप होकर खाद बन जाती है, उसे कंपोस्ट कहते हैं। और उसे हम अगर कहें तो जैविक खाद कहते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैविक खाद क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैविक खाद क्या करती है, आपने देखा होगा जब बहुत बड़ा कूड़े का ढेर हो जाता है गोबर इत्यादि से, तो उसको ट्रैक्टर की सहायता से क्या करते हैं, खेत में बिछा देते हैं। जब हम खाद को, अर्थात जैविक खाद को खेत में डालते हैं, तो वो मिट्टी की शक्ति बढ़ाता है, वो मिट्टी को पावर देता है, जिससे कि फसल अच्छी हो सके। लेकिन जब हम केमिकल खाद का यूज करते हैं, जैसे हम उर्वरक करें, फर्टिलाइज़र कहते हैं, आपने देखा होगा आपके आसपास किसान बड़ी बड़ी बोरियों में लेके आते हैं उसे, यूरिया, पोटाश, फास्फोरस इत्यादि, इसके बारे में बात करूँगा। जब हम उर्वरक का यूज़ करते हैं, फर्टिलाइज़र ज़मीन को कोई शक्ति नहीं देता है, वो सिर्फ और सिर्फ पौधों को शक्ति देता है, वो पौधों को पावर देता है। अब अंतर समझिएगा, जैविक खाद मिट्टी को पावरफुल बनाएगा जिससे कि फसलें अच्छी हों, और उर्वरक केवल और केवल क्या करेगा, उन पौधों को शक्ति देगा जो उस समय खेत में है। तो उर्वरक का जो एक असर है बहुत लंबे समय तक नहीं रहेगा। अब चूंकि उर्वरक अर्थात फर्टिलाइज़र में केमिकल्स का प्रयोग हुआ है, तो इसके साइड इफ़ेक्ट होंगे। ये आप उर्वरक की सहायता से उगाई गई फसल को अगर आप खाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी, बहुत सारी बीमारियां होने की आशंका होती है। लेकिन अगर आप जैविक खाद द्वारा उगाई गई फसलों को आप खाते हैं, उससे पहला फ़ायदा आपकी मिट्टी की शक्ति बरकरार रहेगी, दूसरा आपको उसकी फसल खाने के साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे। तो ध्यान रखिएगा, हम क्या करते हैं, तीसरे स्टेप में खाद या उर्वरक देते हैं। ध्यान रखिएगा, लगातार फसल उगाने से मिट्टी के पोषक तत्वों में कमी आ जाती है। मान लीजिए कोई ज़मीन है और वहाँ आप पहली बार खेती कर रहे हैं और लगातार वहाँ आप कोई फसल उगाएंगे, तो उसमें क्या होगा, उस फसल को उगाने से उस मिट्टी के पोषक तत्वों में कमी आ जाएगी। इसीलिए खाद व उर्वरक का प्रयोग करना आवश्यक है। देखिए, खाद क्या होता है, इसे हम इंग्लिश में कंपोस्ट कहते हैं। जैविक कार्बनिक पदार्थ, खाद कैसे बनती है, जैविक कार्बनिक पदार्थ, जैसा कि मैंने बताया, पशुओं के मलमूत्र इत्यादि इकट्ठा कर लें
या बहुत सारा कूड़ा करकट जिसमें बहुत सारे पेड़ पौधों की पत्तियां इत्यादि होती हैं, सब्जी के छिलके इत्यादि होते हैं, फलों के छिलके, सबको एक जगह हम मिक्सअप कर दें तो क्या बन जाती है? खाद बन जाती है। उसके लिए शब्द क्या है? जैविक कार्बनिक पदार्थ पौधों या जंतुओं के अपशिष्टों से निर्मित की जाती है। जैसा कि मैंने बताया, पौधों और जंतुओं के अपशिष्टों से निर्मित किया जाता है। उर्वरक की बात करें, फर्टिलाइजर, तो ये रासायनिक पदार्थ है, ये केमिकली लैब में बनाया जाता है। ये चूँकि फ़ायदा तो करता है लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। और आजकल आपने देखा होगा जैविक खेती का चलन तेज़ी से बढ़ रहा है। देखिएगा, उर्वरक कई तरह के होते हैं, एक पोषक तत्व होते हैं और बहुपोषक तत्व होते हैं। आप जब भी आप खाद का बोरा देखते हैं तो उस पर लिखा होता है कि यूरिया है, पोटाश है, या उसमें कई सारे तत्व हैं। हो सकता है कि आपने अपने खेत की मिट्टी टेस्ट कराई हो और उसमें किसी एक पोषक तत्व की कमी हो सकता है आपने लैब टेस्टिंग कराई हो अपने खेत की मिट्टी की, तो उसमें एक पोषक तत्व, बाकी सब पोषक तत्व तो सही हो। जैसे हम अपना ब्लड टेस्ट कराते हैं, ब्लड टेस्ट में देखा कि केवल एक चीज़ कम है, हीमोग्लोबिन कम है, तो आप क्या करेंगे? हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ आप ऐसा खाएंगे जिससे कि आपके बॉडी में आयरन पहुंच जाए ज़्यादा। अगर हीमोग्लोबिन के अलावा और भी चीज़ें कम है तो फिर और चीज़ें भी आपको लेनी पड़ेंगी, तब वो सब सही कर पाएंगे। सिमिलरली अगर आपने अपने खेत की मिट्टी को टेस्ट कराया है तो मिट्टी को टेस्ट कराने के बाद पता लग जाता है कि इसमें कौन कौन से तत्वों की कमी है। अगर कोई एक तत्व कम है तो आप ऐसा उर्वरक लें जिसमें केवल एक पोषक तत्व है। अगर आपके खेत में कई सारे पोषक तत्वों की कमी है तो ऐसा उर्वरक लाएं जिसमें बहुत सारे पोषक तत्व हैं। तो उर्वरक दो प्रकार का, एक पोषक तत्व और बहुपोषक तत्व। एक पोषक तत्व यूरिया हो सकती है, पोटाश इत्यादि हो सकती है। और अगर आपके खेत में बहुत सारे पोषक तत्वों की कमी है तो आप बहुपोषक तत्वीय उर्वरक का प्रयोग करेंगे, जिसे हम NPK, बोरी पे लिखा होता है। NPK मतलब क्या है कि उसमें नाइट्रोजन भी होगा, फॉस्फोरस भी होगा और पोटेशियम होगा, यानी कि एक से ज़्यादा उर्वरक तत्व उसको मिल जाएंगे। उर्वरकों के ज़्यादा प्रयोग से ध्यान रखिए मिट्टी की उर्वरकता नष्ट हो जाती है। याद रखिएगा, अगर आप अपने खेत में हद से ज़्यादा फर्टिलाइज़र का उपयोग कर रहे हैं तो आपकी मिट्टी बंजर हो जाती है। यही कारण है कि आज की डेट में कंपोस्ट यानी कि जैविक खाद का प्रयोग तेज़ी से बढ़ रहा है। लोग जैविक खेती को वरीयता दे रहे हैं। उसका पहली बेनिफिट, आपकी खेत का जो ज़मीन है वो सुरक्षित रहता है, उसकी पावर बढ़ती है और जैविक खाद के द्वारा उगाई गई फसल आपके शरीर को नुकसान भी नहीं पहुंचाती है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, एक फसल के बाद अगर आप लगातार एक ही प्रकार की फसल उगा रहे हैं, खेत में एक ही फसल लगातार उगा रहे हैं, तब भी खेत की उर्वरक शक्ति नष्ट हो जाती है। तो इसके लिए फसल चक्र का उपयोग करते हैं कि पहले एक फसल, फिर कुछ गैप 10, 15, 20 दिन का, फिर दूसरे प्रकार की फसल, फिर गैप, फिर तीसरे प्रकार की फसल। इस तरह से भी खेत की शक्ति लगातार बनी रहती है। लेकिन उर्वरकों का ज़्यादा प्रयोग अगर आप करते हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र का आप ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो आपके खेत की शक्ति कम हो जाती है। तो यहाँ लिखा हुआ है एक फसल के बाद दूसरे किस्म की फसल उगाने से भी पोषक तत्वों की कमी पूरी हो जाती है। अब बात करते हैं नाइट्रोजन के स्थिरीकरण की। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण देखिएगा, वैसे तो बहुत सारे पोषक तत्व पेड़ पौधों के लिए चाहिए, आवश्यक है, लेकिन नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह क्या है? पहला पॉइंट, नाइट्रोजन क्लोरोफिल का मुख्य घटक होता है। क्लोरोफिल आप जानते हैं, बिना उसकी उपस्थिति के भोजन नहीं बनेगा। दूसरा, नाइट्रोजन की वजह से ही पेड़ पौधे सूर्य प्रकाश की सहायता से भोजन बनाते हैं। नंबर एक, नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट क्यों है कि नाइट्रोजन क्लोरोफिल का घटक है। दूसरा, नाइट्रोजन की सहायता से ही सूर्य के प्रकाश में भोजन बनता है। और तीसरा, पेड़ पौधों में जो प्रोटीन जमा होता है उसका मुख्य घटक भी क्या होता है? नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन से बनते हैं अमीनो एसिड और अमीनो एसिड से बनता है प्रोटीन। तो ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए नाइट्रोजन का स्थिरीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या करते हैं, दाल वाले पौधे, जो जितने भी दाल वाले पौधे हैं उनकी जड़ों में राइबोजियम नाम का एक जीवाणु पाया जाता है। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और चूंकि हम अभी सीटेट के EVS की दृष्टि से बात कर रहे हैं तो हम चीज़ों को उसी लेवल पर लेके जा रहे हैं जिस लेवल पे आवश्यक है। इसको बहुत ज़्यादा डीप में लेके जाएंगे कोर बायोलॉजी में। जब हम पेड़ पौधों की बात करेंगे तो बात करेंगे पौधों के लिए कौन कौन से पोषक तत्व क्या क्या करते हैं, नाइट्रोजन का क्या प्रयोग है, फॉस्फोरस का क्या प्रयोग है, या पौधों में कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, तब हम डिटेल में बात करेंगे। यहाँ सिर्फ EVS की दृष्टि देखते हैं। तो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए क्या करते हैं, दाल वाले पौधों की जड़ों में राइबोजियम नाम का जीवाणु पाया जाता है। क्या करता है जीवाणु, वायुमंडल से क्या ले लेता है? नाइट्रोजन। वायुमंडल में आपको पता है 78% नाइट्रोजन है, तो वायुमंडल से नाइट्रोजन को ले लेता है और उसको बदल देता है काय में, नाइट्राइट में या नाइट्रेट में बदल देता है ना। क्योंकि वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है
पौधे उसको सीधे एक्सेप्ट नहीं कर पाते, सीधे उसको ग्रहण नहीं कर पाते। तो ये जो जीवाणु है दाल वाले पौधों की जड़ों में जो पाया जाता है राइबोजियम, ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को चेंज कर देता है काय में, नाइट्रेट में, नाइट्राइट में। उसको पेड़ पौधे आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। तो नाइट्रोजन की कमी पूरी हो जाती है, इसी को हम नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहते हैं। अब देखिएगा कृषि का एक अगला इंपॉर्टेंट सेक्शन है सिंचाई। सिंचाई जिसे इरिगेशन कहते हैं। तो सिंचाई का मतलब क्या है? निश्चित समय अंतराल पर पानी देना। आप क्या करते हैं खेत में एक निश्चित समय अंतराल के बाद, ऐसा तो नहीं है रोज़ पानी देते हैं, हमेशा पानी देते रहते हैं, एक निश्चित समय अंतराल के बाद कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनमें बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनमें कम पानी चाहिए, क्योंकि जल बहुत आवश्यक है। क्योंकि जल की वजह से क्या होगा? खनिज और उर्वरकों का अवशोषण। अगर आपने खेत में फसल आपकी तैयार खड़ी हुई है और आपने अगर उसमें खाद लगाई है, फर्टिलाइजर लगाया हुआ है, तो जब तक पानी नहीं होगा तब तक उस उर्वरक का अवशोषण पौधे नहीं कर पाएंगे। और ज़मीन में जो भी खनिज हैं, चाहे वो पोटेशियम है, चाहे वो फास्फोरस है, चाहे नाइट्रोजन है, बिना पानी के वो खनिज भी पौधे में नहीं पहुंच पाएंगे। तो जल का देना आवश्यक है। जल के द्वारा ही अंकुरण हो पाता है। आपने देखा होगा बिना जल के अंकुरण नहीं हो पाएगा। आप देखते हैं घर पे हम चने को अंकुरित करते हैं, तो जब तक हम चने को भिगोए ना तब तक वो चने का अंकुर नहीं निकलता है। तो पौधों के अंकुरण के लिए, क्योंकि जब तक अंकुर नहीं निकलेगा बीज में से तब तक नया पौधा जन्म नहीं लेगा। जल क्या करता है? गर्म हवा व पाले से बचाता है। आपने देखा होगा पाला जब भी आप खेत में आए तो नीचे आप देखते हैं धुआं धुआं सा हो रखा होता है। तो जल क्या करता है? पाले से बचाता है और गर्म हवा से भी फसल को बचाता है। और जल का अवशोषण किसके द्वारा होता है? जड़ों के द्वारा होता है। जल का अवशोषण किसके द्वारा होता है? जड़ों के द्वारा होता है। आपने देखा होगा हम ऊतक की जब भी बात करते हैं तो ऊतक होते हैं जाइलम और फ्लोएम। तो जो ऊतक होता है जड़ों में जाइलम, वो जल का अवशोषण करता है और जल से ये सब क्रियाएं होती हैं। ध्यान रखिएगा पौधों के लिए जल की आवश्यकता निम्न कारकों पर निर्भर करती है। पौधों के लिए जल की आवश्यकता, कि कितना जल चाहिए, है ना? किसी पौधे को कम चाहिए, किसी को ज़्यादा चाहिए। तो फसल की किस्म की फसल क्या है? कुछ फसलें कम पानी में हो जाती हैं, कुछ फसलों को ज़्यादा पानी चाहिए। किस मिट्टी में उस पौधे को उगाया जा रहा है? हो सकता है मिट्टी ऐसी हो जहाँ बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता हो, जैसे काली मिट्टी है। काली मिट्टी बहुत ज़्यादा नमी वाली होती है, तो अगर एक बार उसने आपने पानी लगा दिया तो लंबे समय तक पानी की आवश्यकता नहीं है। तो मिट्टी में आपको सिंचाई कितनी करनी है, कितना पानी देना है, ये डिपेंड करता है फसल की किस्म क्या है, यानी कौन सी फसल आप उगा रहे हैं, किस प्रकार की मिट्टी में उगा रहे हैं, और मौसम कैसा है। बहुत ज़्यादा बारिश का मौसम होगा तो ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, गर्मी इत्यादि होगी या सर्दी होगी तो आपको पानी की मात्रा ज़्यादा चाहिए होगी। तो आपने देखा कि कृषि क्या होती है और कृषि के कौन कौन से चरण हैं। कुछ और चरणों की बात अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो लेक्चर लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने यहीं इसको समाप्त किया है। बात करेंगे अगले लेक्चर में सिंचाई के टाइप्स कौन कौन से होते हैं और कुछ और इम्पोर्टेंट हम स्टेप्स की बात करेंगे जो कृषि के महत्वपूर्ण चरणों के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। थैंक यू।